अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। हुकूमत की रवानगी में चंद दिन बाकी हैं, लेकिन कानून साजी पे हुकूमत ने खासा ज़ोर दे रखा है। इस कानून साजी को लेकर पाकिस्तान में एक तनकीद भी हो रही है कि इतने बड़े पैमाने पे ये कानून साजी इतने कलील वक्त में क्यों की जा रही है। लेकिन जिन इदारों से मुताल्लिक़ या जिन शोबों से मुताल्लिक़ ये कानून साजी है, उसमें जो लोग हैं वो इसका खैर मकदम भी कर रहे हैं। अब हाल ही में जो कानून साजी हुई है उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत से खुशखबरियाँ हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी 4 माह तक बग़ैर टैक्स दिए अपना फ़ोन इस्तेमाल कर सकेंगे। पोर्टल का आगाज़ भी हो गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सबसे देरीना मसला था, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पाकिस्तान में जायदादों पर कब्ज़े हो जाते हैं और फिर मामला जब लिटिगेशन में जाता है, अदालतों में जाता है, तो वो बहुत तूल पकड़ता है। वो पाकिस्तान का रिवायती जो निज़ाम इंसाफ है उसकी सुस्त रवी की नज़र हो जाता है। अब हाल ही में हुकूमत की जानिब से जो फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं उसकी मंजूरी दी गई है और ये इसको लेकर जो पाकिस्तानी हैं वो खासे इस मामले को लेकर खासे इसका खैर मकदम भी कर रहे हैं। जो मुताल्लिका हाई कोर्ट होगी इब्तदाई तौर पे वो इस सारे मामले को देखेगी और जो नीचे ट्रायल कोर्ट्स होंगी उन्हें तकरीबन 100-120 दिन के अंदर जो केस उनके सामने आएगा उसका उन्हें फ़ैसला करना होगा। और जो अगर हम बात करें सिर्फ इस्लामाबाद की हम बात करें, तकरीबन 1600 के करीब जो पाकिस्तानी हैं उनकी जायदादों पर कब्ज़े की शिकायत मौजूद हैं और बाकी शहरों में भी इसी तरह एक बहुत बड़ा नंबर है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस बात का बारहा शिकवा करते रहे हैं, वो बार बार इस बात पे हुकूमत को ये कहते रहे हैं या तो वो रिवायती पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है या जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी नज़र उनके मामलात हो जाते हैं। इस सिलसिले में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं वो होनी चाहिए, फिर उनमें ऑनलाइन जो हाज़री है या पेशी है उसकी सहूलियात भी होनी चाहिए। तो अब ये मंजूरियाँ ली गई हैं और मैं समझता हूँ कि इसके बाद काफ़ी हद तक जो शिकायत हैं उनका अजाला हो जाएगा। और आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि ये जो फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स अमल में लाई जा रही हैं, इनके जज की तकर्री हाई कोर्ट जो मुताल्लिका हाई कोर्ट होगी उसके चीफ़ जस्टिस करेंगे और सुपरवाइजरी रोल भी इसमें मुताल्लिका हाई कोर्ट का ही होगा। ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है, इस पर जब हम बात करते थे तो पहले भी हमारे साथ जो शुरका थे वो कहते ये थे कि अदालतें पहले भी मौजूद हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल देखने के लिए, लेकिन उनकी तादाद बढ़ा दी जाए। कुछ हमारे दोस्तों का ये कहना था कि इन अदालतों को एक डेडिकेटेड होनी चाहिए और जो ऑनलाइन की सहूलियात हैं वो दी जानी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि एक शख्स बरतानिया से या यूरोप के किसी और मुल्क से या फिर गल्फ़ से वो आता है अपने मामलात के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के केस के लिए, और फिर सिर्फ़ एक पेशी के लिए उसको आना जाना करना पड़ता है। ऑनलाइन होने की वजह से कम से कम ये सहूलत हो जाएगी कि जो एक ताअत्तुल आता है या डिले आता है वो कम हो जाएगा और इंसाफ की फराहमी कुछ फ़ास्ट ट्रैक हो जाएगी। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस पे क्या उनके तासुरात हैं, इस पर हम बात करेंगे और कितना खुशाइंद है और वाक़तन अब जो है वो इंसाफ होता नज़र आएगा। नईम नक्शबंदी साहब ओवरसीज़ वेलफेयर काउंसिल से हमारे साथ मौजूद हैं। नक्शबंदी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब साबिक चेयरमैन OPF हैं। मलिक साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। असलम शेख साहब माहिर कानून हैं, इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। और ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK ग़ुलाम हुसैन अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अवान साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आपसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। मैं सबसे पहले नईम नक्शबंदी साहब आपकी तरफ आता हूँ। पाकिस्तान में तो वैसे कानून साजी पे खासा एक शोर मचा हुआ है, ज़ाहिर है सियासत है, हुकूमत वालों ने कहना हमने बड़ा काम कर दिया, अपोजिशन ने कहना ये सही नहीं हो रहा, लेकिन इस कानून साजी के समरात आप समझते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तक अब पहुँच पाएंगे? सबसे पहले तो फैसल अब्बासी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेहमान में प्रोग्राम में मदऊ करने का। और मैं ये समझता हूँ कि प्रदेश से देश तक एक वाहिद ऐसा प्रोग्राम है ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड कि जिसमें आपके प्लेटफॉर्म से जो ओवरसीज़ कम्युनिटी के मसाइल इश्यूज़ को आप हाईलाइट करते हैं वो अरबाब इख्तियार तक उनका मैसेज पहुँचता है, तो उसके बाद बहुत से लोगों को इससे रहनुमाई भी मिल रही है, फैसिलिटेशन भी मिल रही है और फ़ायदा भी हो रहा है। इस पे आपकी इंतज़ामिया जो है वो मुबारकबाद की भी मुस्तहिक है। और इसके साथ साथ जो आपका क्वेश्चन है उसकी तरफ मैं आता हूँ
यहाँ पर प्रोग्राम में बैरिस्टर अमजद मलिक साहब तशरीफ रखते हैं और बाकी बाप भी हैं, सब ओवरसीज के हवाले से बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और बड़ा काम है इन सब अहबाब का। देखें जी, ओवरसीज कम्युनिटी इस टाइम 1.8 मिलियन के लगभग जस्ट हम बरतानिया में हमारी ओवरसीज कम्युनिटी मौजूद है, पाकिस्तानी कश्मीरी। अब मसाइल वही के वही हैं, पुराने मसाइल उसी हवाले से चल रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, नई कानून साजियाँ भी हो रही हैं, मगर मैं समझता हूँ कि इसमें कम्युनिटी को उस लिहाज से जो कहा जाता है, किया जाता है, वो उस तरह मिल नहीं रहा, उनको समरात उसके नज़र नहीं आ रहे। अब जो कोर्ट्स के हवाले से मामला थे, अब ओवरसीज़ कमीशन बना हुआ है, वो एक दखाना बन के रह गया है। बाकी भी जो इदारे ओवरसीज़ के हवाले से बनाए जा रहे हैं या बने हुए हैं, वो ऑपरेशनल नहीं है। उनसे ज़्यादा तो जो वहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या वो इदारे जो लोकल है, DPOs हैं, DCOs हैं, उनको डायरेक्ट जो कम्युनिटी अप्रोच करती है वो ज़्यादा फैसिलिटेट करें, और जो मुख्तस किए गए हैं इदारे, वहाँ से उस तरह की कुछ अर्सा से उनको कम्युनिटी को वहाँ से आसानियां पैदा नहीं हो रही। यहाँ पे एक और बात हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि 2017-18 में, उसके बाद 19 में हाई कोर्ट ने जो 36 अजला में एक्सपीडाइट करने के लिए ओवरसीज केसेस को इन्होंने बिल्कुल एक कानून साजी की नोटिफिकेशन निकाला। आप बिलीव करें, बड़ी ऑनेस्टी से, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ कि 2019 से कुछ ऐसे केस जो OPWC के प्लेटफॉर्म से हमने भिजवाए, 2020 में, 21 में, अभी तक 2-2.5 साल हो गए वो केसेस लोकल कोर्ट, सिविल कोर्ट्स में अब जो मौजूद हैं ओवरसीज की। उसके साथ हमने ये भी किया कि उन वकला को, जो उन पार्टीज के वकला थे जो विक्टिम्स हैं उनके, उन्होंने वो नोटिफिकेशन साथ लगा के डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस को वो लिखा कि ये ओवरसीज केस है, इसको ओवरसीज कोर्ट्स में ट्रीट किया जाए और इसको एक्सपीडाइट किया जाए, जिसके लिए ऑर्डर्स हैं 3 to 6 मंथ। आप बिलीव करें कि 2-2 साल हो गए वो उसी तरफ पड़े हुए हैं। तो अगर तो ये कानून साजी हकीकत में कम्युनिटी को फैसिलिटेट करने के लिए, फिर तो हम इसको वेलकम भी करेंगे, हम अप्रिशिएट भी करेंगे। और अगर ये खाली कागजी हद तक पहले जिस तरह चल रहा है उसी तरह रहा, तो फिर इसमें नक्शबंदी साहब, मैं दीगर पैनलिस्ट की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन मेरा एक सवाल और भी है आपसे। हाल ही में जो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा है, उसकी सिफारिश पे ये हुआ कि बहुत बड़ी शिकायत इस सारे तनाजुर में लोगों को ये थी कि जो मकामी इंतज़ामिया है, DC ऑफिस है, AC ऑफिस है, वो भी ताउन नहीं कर रहा होता। तो फिर ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए एक फोकल पर्सन भी वहाँ मुख्तस किया गया DC ऑफिस में, लेकिन उसके साथ बाज़ दोस्तों का कहना था कि ये तो पहले से मौजूद होता है, वो काम नहीं कर रहे होते। अगर इस तरह के इक़दामात हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो जाए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के फोकल पर्सन मौजूद हों, बेहतरी की उम्मीद हम किस हद तक कर सकते हैं, या ये हुकूमत बदलते ही फिर से हम उसी डगर आ जाते हैं जो पुराने हमारे सिलसिले? सर फैसलाबाद साहब, ये मैं इस बारे में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखें, जो पहले एक हुकूमत चल रही होती है 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसमें जो सेटअप बना होता है वो यूं ही बदलता है, क्योंकि उसमें जो हेड्स हैं वो तैनातियाँ सियासी पॉलिटिकल होती हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है वो अपनी तैनाती करती है, ब्यूरोक्रेसी अपना काम करती रहती है। मगर मैं ये समझता हूँ कि जो भी फोकल पर्सन लगाएंगे, जब तक चीफ मिनिस्टर ऑफिस से या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, ये जब तक वहाँ से ये अहबाब अपनी जिम्मेदारियों को नहीं ऐसा तरीके से देखेंगे, तो नीचे ये जितने भी फोकल पर्सन जो मर्जी लगा लें, वो डेफिनेटली डिप्टी कमिश्नर्स या DCOs या DPOs से पावरफुल तो हो नहीं सकते। वो उनके सबऑर्डिनेट मिलके उनके साथ काम करते हैं और उनके डायरेक्टली उनके इख्तियारात भी नहीं होते। अभी भी आप देख लें, ओवरसीज कमीशन का लॉज में जो अभी पंजाब में हुई है, थोड़ी सी तरमीम हुई थी, अभी तक डायरेक्ट किसी भी ओवरसीज कमीशन की कमेटी या OPF की किसी के पास भी डायरेक्ट इख्तियारात नहीं। ये पोस्ट ऑफिस है, यहाँ से आगे चीजें ट्रांसफर होती हैं और जाती फिर उसी ब्यूरोक्रेसी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के पास ही जाती हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक ही सर्कल में घूमी जा रहे हैं मगर मामला हल नहीं हो रही। सही है। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, जाहिर है गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं। एक तो हुकूमत की इक़दामात कर रही है, 120 दिन भी मुख्तस कर दिए, साथ ही साथ उन्होंने इस पर सुपरवाइजरी रोल भी हाई कोर्ट को दे दिया, खुशाइंद हैं। दूसरी जानिब जिन लोगों ने अदालत को फैसिलिटेट करना होता है या सपोर्ट करना होता है या ट्रू पिक्चर देनी होती है, उसमें भी कुछ वादे दावे किए गए फोकल पर्सनस के। अब उम्मीद किस हद तक रखी जाए कि वाक़तन ये 120 दिन के हिसाब से केसेस रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे? जी बहुत शुक्रिया अबाजी साहब, आपके प्रोग्राम का भी बहुत शुक्रिया। मैंने खुद भी इन प्रोग्रामों में शिरकत की है, तो
मैं समझता हूं कि आप लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि ये एक जेन्युइन दरीना ओवरसीज का मसला है कि हम पाकिस्तान में पेंशनर के तौर पे या पाकिस्तान में सरमायाकारी के तौर पे अगर घर खरीदते हैं तो उसमें अगर प्रोबेट का मामला आ जाता है, यानी वारिस फौत हो जाता है, तो ट्रांसफ़र सेफ ट्रांसफ़र जो है वो है। अगर किरायादार घुस जाता है तो उससे घर वापस लेना, या जो फ्रॉड के ज़रिए घर की मलकियत चेंज करके कब्ज़ा हासिल कर लेना और वो कब्ज़ा छुड़वाना, वो जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। और उसके लिए पिछली हुकूमत ने OPC पंजाब बनाया था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने मालकाना हकूक तय करने की जो बॉडी है वो अदालत को करार दिया था कि OPC इंतज़ामी तौर पे तो जहाँ मामला अदालत में नहीं है हल कर सकता है, लेकिन जहाँ पे मामला अदालत में आ जाएगा तो ये मामला सिर्फ अदालत हल कर सकेगी कि कौन किसकी मलकियत है। तो ऐसे में आपको पता है पाकिस्तान में ये कब्जे वाले तमाम केसेस मालदार और अनप्रिविलेज लोगों की लड़ाई होती है, और वो माफिया स्टाइल में लोगों को थका के वापस भेज देते हैं। और बहुत देर से ये शिकायत थी कि हम पाकिस्तान आने के लिए 3-3 महीने खज्जल होके चले जाते हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती, हम विटनेस नहीं दे सकते, गवाही बाहर से बैठ के नहीं दे सकते, और ये कि हमें वकील की सहूलत उस तरह नहीं मुयस्सर जिस तरह होनी चाहिए। और ये कि डिले जो है डिफीट द पर्पस, बाद में अफसरानी मुकमका कर लेते हैं। वो कहते हैं कि अभी भी आप ये खेड़ा छोड़ें, आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, आप औने पौने में ये जायदाद हमें दे दें और हम आप खुद ही कब्जा छुड़वा लेंगे। ये एंड रिजल्ट मलिक साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑन अ लाइटर नोट एज वेल, और ये वो क्लेम था एंड ऑन अ लाइटर नोट एज वेल जिक्र हुआ जिसको मलिक हम साहब कह रहे थे कि स्पीडी कोर्ट्स बने। ऑन अ लाइटर नोट एज वेल के वकील भी मुकमुका कर लेते हैं, कबीना में पेश मुवक्किल बाहर चला जाता है, वो दूसरी पार्टी के साथ मामला सीधा कर लेते हैं। तो ये भी एक बड़ा तारीख पहलू है वैसे। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए ये लाहौर हाई कोर्ट की अगर इसकी सुपरविजन होती है, जिस तरह दहशतगर्दी की अदालतें हैं, ड्रग कोर्ट की अदालतें हैं, कस्टम्स और टैक्स की अदालतें हैं, इसी तरह ये जो है कब्जे के खात्मे के लिए अदालतें बनेगी। 5-6 पहले तो इस्लामाबाद में ट्रायल कोर्ट बनेगी, लेकिन 5-6 अदालतें बन भी जाएं पूरे में ट्रायल के तौर पे, तो मुतल्लिका हाई कोर्ट की सुपरविजन में काम करेंगी। सिर्फ इसका जो टेन्योर है, यानी 6 महीने के अंदर अंदर फैसला करें, 3 पेशियों में फैसला करें, स्टे ऑर्डर 72 घंटे से ज्यादा ना हो, और अजर्नमेंट पेशियों पे पेशियां ना पड़े। यही मतवा नजर है कि लोग जो बाहर बैठे हैं, मसलन लेट से ज्यादातर शिकायतें बरतानिया अमेरिका से आती हैं। अगर मैं शिकायत करता हूं कि मेरे घर पे कब्जा हो गया और मैं दरखास्त गुजार हूं, तो एक पोर्टल होना चाहिए। ये 19 डब्बे जो हैं वो मददगार नहीं है। पूरी पाकिस्तान में एक सिटीजन पोर्टल होना चाहिए, आप शिकायत करें और जब कोर्ट में चला जाए तो आप उसमें शामिल हो सकें वीडियो लिंक के जरिए। मसलन आप सफारत खाने में एक कमरा हो, लीगल अफसर हो जो फैसिलिटेट करे कि आप यहाँ से बैठ के गवाही अदालत में दे सकें, आपका जाने का खर्चा बच जाए, वहाँ पे जो आप खवार होते हैं वो बच जाए, आप अपनी गवाही दें, कोर्ट एक फैसला दे और डिटरमिन करे कि कौन इस जायदाद का मालिक है, ताकि उसके बाद में जी बिल्कुल ठीक वो रजिस्टर्ड जो जायदाद वो। मलिक साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। असलम शेख साहब मैं आपकी तरफ भी आऊँगा, लेकिन गुलाम हुसैन अवान साहब, जो अगर देखा जाए तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये क्रेडिट 92 न्यूज़ के साथ साथ आपको सबसे ज़्यादा जाता है कि आप इस मामले को हाईलाइट करते रहे, पॉइंट आउट करते रहे। जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है उसके रिजर्वेशन, उसके तहफ़्फ़ुज़ात एकाम बाला तक पहुँचाते रहे। बिलाखिर अब इस पर यह बड़ी अच्छी खबर है। तासुरात क्या हैं उससे बढ़ के जो हम बात कर रहे हैं, देखिए एक पहलू नहीं बहुत से पहलू हमें सीधे करने पड़ते हैं। अदालत को अगर 120 दिन दे दिए गए तो हमें ACDC ऑफिस, ज़िला इंतज़ामिया, सूबाई इंतज़ामिया, उनको भी वहाँ भी कुछ रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। तो उम्मीद किस हद तक लोगों में जागी है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा भी और इंसाफ होता नज़र भी आएगा? बहुत शुक्रिया आपका फैसल। ये क्रेडिट वैसे आपको ही बहुत जाता है कि आप प्रोग्राम ज़ाहिर है आप ही प्रोग्राम के अंदर इनको हाईलाइट करते हैं, हमारी पूरी टीम को उसका क्रेडिट जाता है। दूसरी बात मेरे ख्याल से आज का जब हमारा ये प्रोग्राम चलेगा तो उसके बाद भी लोगों को ज़्यादा पता चलेगा कि ये
पाकिस्तान के अंदर ये जो स्पीडी कोर्ट जो ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए बनाने का फैसला किया गया और ये उनके लिए सूदमंद होंगी, क्योंकि अभी तो खबर की हद तक तो था, 2-3 दिन पहले खबर आई है, लेकिन अब इसकी जो जुजियात हैं वो आना शुरू हुई हैं। जब जैसे ये इसकी तफसीलात आई हैं इस लॉ के हवाले से, तो अब जो है वो लोगों के अंदर रियल मानों में जो है वो होप भी जागी है और लोग पूरा उम्मीद हुए हैं कि अब उनके जो साल से जो केसेस यहाँ पर पेंडिंग थे और उनका कोई पता ही नहीं होता था कि किसी ने स्टे ले लिया है तो बस ले लिया है, चाहे उसको 10 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, तो अब उनको ये उम्मीद जागेगी कि अगर किसी ने स्टे लिया है तो उसका जो है वो ज़ाहिर है वो लिमिटेड ही होगा, कोई अनलिमिटेड वाली बात नहीं। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी अच्छी खबर है और इस पर बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे में जो है वो सब लोग इस पर खुश हैं कि हुकूमत ने जाते जाते कोई अच्छा काम कर दिया है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इसके जो समरात हैं वो ज़रूर आम ओवरसीज पाकिस्तानी तक पहुँचेंगे। जी असलम शेख साहब, आप एक तो इससे मुतालिक अपनी बात ज़रूर बताइएगा और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है स्टे से मुतालिक गुलाम हुसैन अवान साहब ने बात की, जो बरतानिया में स्टे है और जो पाकिस्तान में स्टे है, यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे अगर कोई कब्ज़ा कर ले तो वो सारी ज़िंदगी एक स्टे पे गुजार देता है। फ़र्क क्या है स्टे का, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन बरतानिया में या तरक्की याफ्ता ममालिक में है और जो हमारे यहाँ है? जी बहुत शुक्रिया फैसला भाई साहब। बिला शक कोई इसमें दो राय नहीं है कि 92 न्यूज़ और उनकी टीम और गुलाम हुसैन अवान साहब ओवरसीज का आवाज़ बनते रहे हैं और बहुत ज़्यादा मुसलसल इन्होंने इसी बात पर जोर दिया है कि ओवरसीज के मसाइल जो हैं वो हल किए जाएं, गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो लेकिन ओवरसीज के मसाइल जो हैं उनके ऊपर आप लोगों ने जिस तरह जोर देकर बात की है वो शायद किसी और जगह पर नहीं हुई। अब दूसरी तरफ आते हैं कि ये जो कानून नया पेश किया गया है जिसकी डिमांड थी बड़े अरसे से, और उसके साथ साथ स्टे ऑर्डर जिसकी मुतालिक आपने सवाल किया है, ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं। मैं इसको खुशकिस्मती कहूँ या बदकिस्मती कहूँ, लेकिन मैं दोनों मुल्कों के अंदर ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में जो निज़ाम ज़ाब्ता फौजदारी और उसके साथ साथ ज़ाब्ता दीवानी की जो प्रोसीजरल मामलात हैं वो किस तरह चल रहे हैं और इसके अलावा यूटी के अंदर क्या मामलात हो सकते, तो इनका कंपैरिजन तो बिल्कुल एक खाम ख्याली होगी और ख़ुद को धोखा देने की बात है। पाकिस्तान के अंदर चूँकि पहले भी मैं बहुत दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो निज़ाम इंसाफ है उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पर आप जो पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है उसकी जायदाद हो, उसकी इज्जत हो, उसकी आबरू हो, उसका माल हो, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना भी मुश्किल हो चुका है। तो हम ओवरसीज़ के लिए वहाँ पर क्या तवक्को करेंगे कि वो वहाँ पर उसको सहूलत दी जाएगी और इस किस्म के लॉ बनने के बावजूद क्या होगा। देखिए स्टे ऑर्डर का जो कानून है उसमें अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो हैं मुसलसल आई हैं इस बारे में कि एक दफ़ा स्टे ऑर्डर कोई भी अदालत कर देती है तो वो उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगा जब तक वही अदालत उस स्टे ऑर्डर के बारे में अपना फाइनल फैसला करे, जिसमें या तो उसको बरकरार रखे या उसको ख़त्म करे। तो ये एक पूरा हमारा जो ज़ाब्ता दीवानी है जिसके अंदर ये सिविल मामलात, प्रॉपर्टी के बाकी लेन देन के मामलात और कारोबार और बिजनेस के मामलात आते हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। बुनियादी अगर हमारा निज़ाम इंसाफ ही बैठ चुका है तो फिर हमें ये तवक्को करनी कि ओवरसीज को इंसाफ मिलेगा और यहाँ से बैठा हुआ कोई बंदा व्हाट्सएप पर या स्काइप के ऊपर बैठकर कोई इंसाफ की तवक्को रखेगा, तो ये मेरे ख्याल से खाम ख्याली है। नहीं अच्छा शेख साहब ये बताइएगा, इसके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए या अदालतों के जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उन्हीं में तब्दीली से इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई फ़र्क पड़ सकता है? जी मैं अर्ज कर रहा था ट्राइब्यूनल बिल्कुल बनने चाहिए। हर जैसे अमजद मलिक साहब हमारे सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि इमिग्रेशन के ट्राइब्यूनल्स हैं, टेनेंसी और लैंडलॉर्ड के ट्राइब्यूनल्स हैं, टैक्स के ट्राइब्यूनल्स हैं, तो ये भी बनने चाहिए। लेकिन बात यह है कि बेसिक जब स्ट्रक्चर ही कमजोर है, स्ट्रक्चर जब इस काबिल नहीं है कोई इंसाफ फराहम कर सके,
6 महीने के अंदर कोई एक फैसला हो जाता है, हाई कोर्ट के अंदर अपील आ जाएगी तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, वो 6 साल वहां पड़ी रहे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली जाए तो 16 साल या 20 साल वहां अपील पड़ी रहे, कोई इसके ऊपर पाबंदी नहीं होगी। तो मसला ये है कि जब बुनियादी स्ट्रक्चर हमारा इंसाफ का उसको दुरुस्त नहीं किया जाएगा, उसके अंदर वो चीजें जो इंसाफ फराहमी में मददगार हो वो नहीं लाई जाएंगी, एडजस्टमेंट सिस्टम का मामला खत्म नहीं किया जाएगा, उसके अलावा कॉस्ट सिस्टम जो सबसे बुनियादी अंतर है, मेरे सीनियर दोस्त जो हैं अमले मलिक इससे शायद एग्री करें कि पाकिस्तान में कॉस्ट सिस्टम नहीं है। कॉस्ट सिस्टम का मतलब ये है कि जब आप कोई खामखा एडजस्टमेंट लेते हैं, केस को डिले करते हैं, केस को लंबा करते हैं और उससे आप फायदा उठाते हैं, तो फाइनल फैसला आने के साथ साथ एक कॉस्ट का एलिमेंट, एक फाइनेंशियल जो हम कह सकते हैं कि जुर्माना जो है वो दूसरी पार्टी को लगना चाहिए, ताकि इसकी जो है हौसला शिकनी हो कि कोई भी फरीक केस को बुनियादी तौर पर खींच कर ना ले जाए, अपना फायदा ना हासिल करे। तो ये सारे सिस्टम जो हैं ये हमारे ना सिर्फ दीवानी जो ज़ाब्ता कानून है उसके अंदर आने चाहिए, फौजदारी के अंदर भी आने चाहिए। अब दूसरी तरफ हमें मुश्किल ये पेश आती है कि जो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है जी, तो मौजूदा अदालती निजाम के सामने बिल्कुल दीवार बना हुआ है। ओवरसीज के केसेस को छोड़ दीजिए, रोज अदालतों में जो बाकी केसेस हो रहे हैं, जो वहां पर लोग सिसक रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, अपनी जान माल इज्जत आबरू गवा रहे हैं, क्या उनको वो सिस्टम सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। आंखें बंद करके हम बात तो जी कर लेंगे, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। तो वहां पर जो अदालती फैसले हो रहे हैं वो आप समझ लें कि जो जोरावर है, जो ताकतवर है, जो पैसे वाला है, वो तो उस फैसले के समरात ले लेता है, लेकिन कमजोर आदमी हम ये समझ लें कि जो तालीम याफ्ता है, व्हाइट कॉलर बंदा है, वो अपने अदालती फैसले लेकर अदालतों के अंदर और बाहर ढीलोमार हो रहा होता है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इसका सबसे बड़ी रुकावट ब्यूरोक्रेसी है, जो हस्बे जरूरत और हस्बे मौका जो है वो अदालतों को सपोर्ट करती है, और जनरल पब्लिक के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है शेख साहब, कि हस्बे ज़रूरत और हस्बे मौका वो फैसिलिटेट करती है। नईम नक्शबंदी साहब जी, नईम नक्शबंदी साहब, अब एक तस्वीर का एक रुख और भी है। हम निज़ाम को इल्ज़ाम दे रहे हैं, निज़ाम की कोताहियों की निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन जो शख्सी एतबार से जो शख्स मुतासिर होता है, अगर किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा हो गया, ज़ाहिर है उसने किसी पे कोई ऐसा भरोसा किया होगा, ज़ाहिर है उसने किसी ऐसी जगह पैसे लगाए होंगे कि जिसके बारे में उसने छान पटक नहीं की होगी। ये जो मुतासरीन होते हैं इनका कसूर कितना होता है? जी फैसल बादशाह साहब, इसमें मैं ये अर्ज करूंगा इस क्वेश्चन के हवाले से कि देखें, हमारी जो बरतानिया, यूरोप, मिडल ईस्ट में जो मिडल ईस्ट के अहबाब हैं, उनको तो वो खाली ज़्यादातर विद फैमिलीज नहीं है वहाँ पे, वो खाली सिंगल जो अहबाब हैं वो काम कर रहे हैं और फैमिलीज पाकिस्तान में हैं। हमारे यूरोप में और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, यूरोप, इसमें जो लोग हैं वो विद फैमिलीज शिफ्ट हैं। अब हमारी ट्रेजेडी हमारे साथ ये है कि ओबियसली वी हैव टू ट्रस्ट समवन इन द फैमिली या दोस्त वगैरह। तो जितने भी हमारे लोगों ने एफिडेविट्स या उनको अटॉर्नीज दी हैं, मोस्ट ऑफ द केस, क्योंकि मैं 2.5 साल ओवरसीज कमीशन पंजाब का स्पोक्स पर्सन रहा हूँ, 2-3 अहम इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहा हूँ, और पिछले अरसा दराज से 2 दहाइयों से हम यूके में काम भी कर रहे हैं, कम्युनिटी के एक सोशल वर्क कर रहे हैं। इसमें मैं ये बाकी अहबाब भी पैनल के इत्तेफाक करेंगे कि हमारे जितने भी जो देखने में चीज़ें ऑब्जर्व की हमने, कि वो मोस्टली जो लोग हैं वो अपने बहनों भाइयों पे या दोस्तों पे जो ट्रस्ट करके उनको देते हैं अपनी अटॉर्नीज, जनरल अटॉर्नीज, उसका नुकसान उन्हें हुआ है कि वो चीज़ें उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स फोर्जरी बनवा के और उस हवाले से लोगों ने अपने नाम ट्रांसफर कर लिया, या उसमें जो प्रॉपर्टीज उनके हवाले की गई उनमें रेंट पे वो कर दी गई और वो उस पे बाद उस पे स्टे ले लिया गया। तो ज़्यादातर जो हमें नुकसान हुआ है वो जो सुन्नत तरीका भी है, जो हुक्म भी है कि जो भी आप करते हैं उसको ब्लैक एंड वाइट लिख लें ताकि फ्यूचर के लिए आपके लिए फ़ायदा हो। हमारे लोगों ने ज़बानी कलामी काम किया हुआ है, जो मुतासरीन ज़्यादा जो तादाद है वो आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि वो ज़्यादातर ट्रस्ट पे काम चला है, और जो डॉक्यूमेंटेशन भी है वो लिजिट प्रॉपर लीगल उसमें नहीं की गई, लीगल फॉर्म में।
वो भी जस्ट एफिडेविट दे दिया या अटॉर्नी दे दी, तो उसका नुकसान क्या हुआ है कि फिर ये दो दहाइयाँ वो केसेस चल रहे हैं और ये डिसाइड नहीं हो रहा कि असल चीज़ किसके पास है। और एक और बात जो हमने देखी है हमारे प्लेटफॉर्म पे जो अक्सर लोगों के केसेस आते हैं, उसमें ये देखा है हमने कि यहाँ से फैमिली मेम्बर ने पैसा भेजा बरतानिया से, यूरोप से, मिडल ईस्ट, जहाँ से, वहाँ पे अपने किसी बहन भाई पे ट्रस्ट किया कि आप प्रॉपर्टी ले लो, अपने नाम पे ले लो या वैसे ले लो और वहाँ पे तामीर भी कर दो। जब वो 2-2 करोड़ की कोठियाँ या मकानात बन जाते हैं तो बाद में जब ये बंदे जाते हैं तो उनको पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो उसमें भी हमारे ही मुतासरीन की गलतियाँ हैं कि हम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पूरा रखें, चीज़ों को लीगल फॉर्म में करें, तो इससे हम बचा जा सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नक्शबंदी साहब कि हम जो हैं वो पेशियां भुगतने पाकिस्तान आ सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ ख़रीदने से पहले उसके बारे में जानकारी के लिए हम पाकिस्तान नहीं आते। एक ब्रेक के बाद बैरिस्टर अमजद मलिक साहब की तरफ जाएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, ये गुफ्तगू तो हमने सुनी है, इससे पहले हमने असलम शेख साहब से भी जाना स्टे का मामला। एक बात जो उन्होंने की कि ब्यूरोक्रेसी हस्बे ज़रूरत और हस्बे मंशा या हस्बे तकाज़ा अदालतों को फैसिलिटेट करती है। तो अब अगर अदालती, वही सवाल है मेरा सवाल वही है जो हम शुरू में बात कर रहे थे, ब्यूरोक्रेसी में किन खतूत पे हमें रिफॉर्म्स करनी होंगी? जी बहुत शुक्रिया, शेख साहब ने और नईम नक्शबंदी ने बड़े अहम सवाल उठाए हैं। अगर हुकूमत ऐसे प्रोग्रामों को अगर देखेगी और इनसे फ़ायदा उठाएगी तो ये जो नोक पलक दुरुस्त करने वाले लोग होते हैं वो इसमें वो चीज़ें ला सकते हैं। ज़ाब्ता फौजदारी और ज़ाब्ता दीवानी में इस्लाहात की ज़रूरत है और ये बिल्कुल होनी चाहिए। पाकिस्तान में आम आवाम को भी 6 महीने में फ़ैसला होना चाहिए। जो 20 लाख से नीचे के मुकदमे हैं या 6 महीने जिनकी सज़ा है, वो 2-2, 2.5 साल चलते हैं, जिनका कोई तुक नहीं बनता। मॉडर्न डेज में ये होना ही चाहिए और यही इस्लाहात हैं जो ब्यूरोक्रेसी में चाहिए। हमारी वो जो 1835 का जो गोरे का कानून है ना, जो पुलिस स्टेट, जो कि जी हमारा जो डीसी है या हमारा जो एसएचओ या एसपी है उसी ने चलाना है सारा इलाका, अब वो दुनिया बदल गई है। अब वो डेवोल्यूशन के जरिए अवामी नुमाइंदे, ये काउंसलर्स, ये नाज़म और फिर लोकल अदालतें, अब ये इसको अगर ग्लास हाफ फुल समझें, अभी तो ये लेजिस्लेशन प्रपोज हुई है, अगर हाफ फुल समझे तो बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल सिविल अदालत में आपका मुकदमा आ गया, अब वो 10 साल से चल रहा है मलकियत का केस, स्टे के ऊपर 2.5, 3-3, 4-4 साल से स्टे के ऊपर चल रहा है। अगर ये चीजें कम होंगी तो अपीलों के ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कम वक्त लगता है, लेकिन ट्रायल कोर्ट अगर ये मामला विद इन ईयर लेट से भुगता देगी तो आप थोड़ा थोड़ा दुनिया के जो कानून है उसके बराबर आ जाएंगे। मसलन स्टे ऑर्डर, हमारे यहाँ स्टे ऑर्डर के ऊपर दूसरी पार्टी को नोटिस दे के वो बुला लेते हैं। इस सूरत हाल में स्टे ऑर्डर पाकिस्तान में होता है, एसपी, एमपीए, नाज़म, मुहर्रर, अदालती हरकारा, एसएचओ मिले होते हैं। करोड़ रुपए की जायदाद है, स्टे ऑर्डर हो जाता है, बंदा पहुंच ही नहीं पाता और वो स्टे ऑर्डर मुकम्मल पक्का हो जाता है और वो उसको तोड़ा ही नहीं जा सकता। 10-10 साल स्टे के ऊपर सिविल जज के पास मुकदमा लगता है। सिविल जज के पास 400 मुकदमा होता है, आप जाते हैं उनकी बारी ही नहीं आती, कई दफा 4 पेशियां बारी आने में गुजर जाती। तो ये अगर चीज़ें हो रही हैं, स्ट्रीमलाइन हो रही हैं तो अच्छी बात है। बहुत हमारे पैनलिस्ट अच्छे मशवरे भी दे रहे हैं और खर्चा बिल्कुल हमारे यहाँ सिविल क्लेम करते हैं, हारते हैं तो पूरा अदर पार्टी का खर्चा आपको मिलता है। ये अच्छी चीज़ होगी अगर कॉस्ट ऐड करेंगे। क्रिमिनल केसों में रियासत खर्च देती है आपको, आप केस रियासत आपके खिलाफ करती है। लेट से आपको चोरी के मुकदमे में पकड़ लिया, अदालत ने आपको बरी कर दिया, अदालत के बरी होने के बाद गवर्नमेंट का महकमा है जो आपका तमाम लीगल खर्चा आपको वापस करता है। हमें भी इस तरह की चीजें लानी चाहिए और स्टे परपेचुअल नहीं होना चाहिए। 72 घंटे का स्टे इस मामला में मेरे ख्याल में साहिब है कि आप 72 घंटे का स्टे दें, दूसरी पार्टी को पेश होने का मौका दें, चाहे वो वीडियो से आए चाहे वो डॉक्यूमेंट्स के आए। जज फैसला करे कि ये स्टे बनता है या नहीं बनता है और मेन मुकदमा साथ ही चला दे। 3 पेशियों में ये हल हो सकता है। और हमने ये जब ओपीसी का हम बना रहे थे, पंजाब ओवरसीज कमीशन का मसवदा 2012-13 में, हमारे ज़हन में ये था कि कब्जा खत्म करने की इंडिया की तर्ज पे रेवेन्यू अदालतें लगनी चाहिए,
ताकि आपकी जायदाद, आपकी ज़राई ज़मीन, ये लैंड कंप्यूटराइज तब तक ये मलकीती जो आपके इख्तियारात है वो अदालत तय कर सके। और ये ओवरसीज कमीशन की जो ज़ेली ब्रांचेस हैं, ज़िले जो ओवरसीज जो आपके फोरम्स हैं, वो वहां पे बैठ के पंचायत की तर्ज पे आर्बिट्रेशन के जरिए आपके मामलात, ये नान नुफ्का का है, आपका प्रोबेट का है कि मरने के बाद वारसान में तकसीम करनी, मलकियत का है, किराएदार को निकालने का है, और तलाक की सूरत में मियाँ बीवी का है। तो ये ऐसी सारी चीज़ें अगर डेवोल्यूशन के जरिए ज़िले जो ओवरसीज कमीशन की ब्रांच है, अगर वो आपके लिया की बात लिया में ख़त्म हो जाए तो आपको अदालत नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही अदालत में मामला जाएगा तो वो काम नहीं कर सकेगा। तो अदालत अगर 6 महीने में फैसला करती है तो ये खुशाइन बात होगी। और मैं मुत्तफिक हूँ दोनों पैनलिस्ट से कि मेन स्ट्रीम अदालती रिफॉर्म्स भी वक्त की अहम ज़रूरत है। हम ओवरसीज को प्रिविलेज क्लास और आम आदमी को अनप्रिविलेज क्लास करार नहीं दे सकते। और बाकी रिफॉर्म्स भी तमाम सियासी पार्टियों के मंशूर में होनी चाहिए ताकि आम आवाम भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। अब इसमें मलिक साहब आपने प्रिविलेज क्लास का जिक्र किया है। अब पाकिस्तान की जितनी एक्सपोर्ट्स हैं उतनी रेमिटेंसेज ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेज रहे होते हैं। तो दुआ तो हम ये करते हैं कि पाकिस्तान इतना खुद कफ़ील हो जाए कि हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाएँ और हम इन टर्म ऑफ फॉरेन रिजर्व डिपेंडेंट ना हों ओवरसीज़ पे। मैं जो गुलाम हुसैन अवान साहब है आपसे ये जानना चाहूँगा, यहाँ ओवरसीज़ कमीशन की बात हुई है, जो अफसर खुडे लाइन लगाना होता है वो आपने ओवरसीज़ कमीशन भेज देना होता है और फिर वो अपना एक टाइम पूरा कर रहा होता है। इन जनरल हर एक अफसर के बारे में नहीं बात हो सकती ऐसे, लेकिन जो ज़िले हैं या यूनियन काउंसिल लेवल पे जो नुमाइंदे हैं, इस पे क्या इससे गुलाम हुसैन अवान साहब लोगों को रिलीफ मिलता रहा है जरगे से, पंचायत से बैठ कर रिकनसाइल करने से? देखें, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कोई इंडिविजुअल बात करें ना तो हो सकता है कुछ लोगों को इसमें रिलीफ मिला हो, लेकिन अगर आप मेरे एक्सपीरियंस पूछें, क्योंकि मैं 5 साल से हम जो है ये प्रदेश से देश से प्रोग्राम कर रहे हैं, इक्का दुक्का केस के अलावा हमारे पास कोई बंदा ऐसा आके किसी ने हमें खुशखबरी नहीं सुनाई कि मेरा केस जो है वो OPF से हल हुआ है या OPC से हल हुआ है और या किसी भी डिपार्टमेंट में। क्योंकि हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं, 10 के करीब, शायद अब 11वां बन गए, 10 या 11 डिपार्टमेंट हैं बज़ाहिर जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की हेल्प के लिए बनाते हैं। जिस गवर्नमेंट को भी जो है वो कंप्लेन की जाती है, जिस गवर्नमेंट के आगे भी रोना धोना किया जाता है कि जी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे हो गए हैं, वो सबसे पहला काम है कि नया कोई ना कोई डिपार्टमेंट क्रिएट कर देते हैं या किसी डिपार्टमेंट के अंदर एक नया सेल बना देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो कोई ऐसा हमने नहीं देखा कि कोई फ्रूटफुल जो है वो कोई ऐसा अदारा बना हो जिसके जरिए लोगों के काम हुए हों। सारे अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए बैठ जाते हैं, वहाँ पर अफसरशाही चलती है, बैठ जाते हैं, स्टाफ रख देते हैं। वो करते क्या है कि जो एप्लीकेशन कंप्लेन आती है उसको फॉरवर्ड करके किसी दूसरे डिपार्टमेंट को अपने खाने में टिक कर देते हैं, जी हमने ये काम बंदे का हो गया, क्योंकि उनसे जो बला टल जाती है तो वो कहते हैं जी बस काम हो गया। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और अभी हमने जो अभी शहबाज शरीफ साहब जो लंदन आए थे तो हमारी उनसे मुलाकात हुई इस मामले के ऊपर, हमने उनसे बात की। मैंने उन्हें कहा, तजवीज़ दी कि मैंने कहा जी देखें, आप एक अदारा बनाएं जिसको मुकम्मल बा इख्तियार बनाएं तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल हो सकते हैं। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं, ये OPC के चेयरमैन, OPF के चेयरमैन रहे हैं। उसके अलावा ये OPC को भी इन्होंने हेड भी किया है, OPC को इन्होंने बनाया भी है। हम जब तक, जो मेरा तजर्बा कहता है कि जब तक आप प्रॉपर्टी सीज करने का कानून नहीं लेकर आएंगे ना, ओवरसीज पाकिस्तानी मजीद इसी तरह जो है वो दरबदर भी होते रहेंगे और ज़ीरो ख्वार भी होते रहेंगे। हम ये कहते हैं कि जिस प्रॉपर्टी, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो उसको सीज कर दें जब तक उसका डिसीजन नहीं होता, चाहे वो 2 महीने लगे चाहे 6 महीने लगे। लेकिन होता क्या है कि जो पाकिस्तान के अंदर पार्टी होती है वो बेनिफिशरी होती है, वो चाहती है केस लंबे से लंबा चले ताकि स्टे ऑर्डर ले आएंगे वहां से। आपको पता है स्टे ऑर्डर तो कोई मसला नहीं है, आप जिसका मर्जी ले आए, चाहे कौमी असम्बली का स्टे ऑर्डर ले आए वो आपको मिल जाएगा। तो वहां पे स्टे ऑर्डर ले आते हैं, वो बेनिफिशरी होते हैं और उनको होता है कि ये केस चले ही ना तो बेहतर है। दूसरे जो लोग ओवरसीज से जाते हैं वो उनके पास इतना टाइम होता नहीं है, वो छुट्टियों में जाते हैं 1 महीना या 2 महीने, वो चाहे वहाँ पे एक आधी डेट पड़ती है, वो रोल के चीखो पुकार करके वापस आ जाते हैं। तो ये स्पीडी ट्रायल से भी उस वक्त तक मसला हल नहीं होना जब तक आप प्रॉपर्टी सीज का कानून नहीं लेकर आएंगे।
और उस वक्त तक आप गवर्नमेंट के पैसे लगाते रहे, ओवरसीज पाकिस्तानी को दिलासे देते रहे, जो मर्जी करते रहे, ये मसला हल नहीं होना। तो हम अभी भी अरबाब इख्तियार से ये रिक्वेस्ट करते हैं, बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, इनकी अपनी पार्टी की हुकूमत है, हम इनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचा सकते हैं ये पहुँचाएं कि आप जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसको सीज करने की कानून साजी करें, तो फिर मसला हल होगा। नहीं, हुकूमत तो 13 पार्टियों की, अब कौन सी पार्टी है अमजद मलिक साहब की, ये तो खैर हमें नहीं पता। मुस्लिम लीग नून है जी। अच्छा, मुस्लिम लीग नून है, प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, बल्कि इनके जाती दोस्त भी हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, इसलिए मैंने नहीं कहा। जी जी। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। असलम शेख साहब, सजेशंस, यू हैव 1 मिनट। आप अब ये कानून साजी हो रही है, अब कहीं ऐसा ना हो कि सदर साहब के पास जाए तो वो इस पे इतराज़ लगा दें और वापस असम्बली में आए तो असम्बली ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल आप मज़ीद सजेशंस क्या हैं आपकी? जी, मज़ीद सजेशंस तो हमारी यही हैं कि सबसे पहले जो है वो इंतज़ाम किया जाए, जो जनरल लीगल सिस्टम है उसको ठीक करें। अगर वो ठीक होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर उसके अंदर खामियां हैं, उसके अंदर वही मामलात हैं जो ओवरसीज के साथ प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर हम ये ना सोचें कि हम प्रायोरिटी पे ओवरसीज के केसेस ठीक होंगे। उसकी वजह ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जब वही तैयार नहीं होगा, जैसे एक SHO है, एक DC है, एक कमिश्नर है, वो इलाके के सारे सिविल फौजदारी मामला को वो टैकल तो वो कर रहा है, उसको पता है उसने किसके साथ चलना है, उसको पता है किसके खिलाफ ऑर्डर करना है, उसको पता है कि उसकी जो स्टेट है उसके अंदर किसकी मदाखलत कानून के अंदर नहीं है। तो ये सारी मिनी स्टेट्स के जो मालिक बने हुए हैं, इनको पहले कानून के अंदर आना पड़ेगा। ये कानून के अंदर आएंगे तो ही पता चलेगा कि पाकिस्तानी, वो ओवरसीज हो या लोकल हो, वो पाकिस्तानी है, उसकी जायदाद, उसका माल, उसकी इज्जत को किस तरह इन्होंने मिलिया मेट करना है, किस तरह हड़प करना है, इनको कुछ पूछने वाला है। जब ये मामलात नहीं होंगे तो जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, जो जोरावर है, जो ताकतवर है, जो एलियट क्लास है, उसको इंसाफ मिल रहा है और उसी की तशहीर हो रही है और उसी के लिए सारे कानून बन रहे हैं। आम पाकिस्तानी के लिए, चाहे वो ओवरसीज हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रह रहा है, उसके लिए कोई रिलीफ किसी जगह पर मौजूद नहीं है। ये हम आज भी देख रहे हैं और ये खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि आइंदा भी ऐसा होता रहे। इसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अवाम की तरफ लौटना पड़ेगा, जो अवाम के हकूक हैं वो उन्हें देने पड़ेंगे। अगर ये नहीं देंगे तो आप देख लें जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, तो इससे बद से बदतर होते जाएंगे। हर एक पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान का एम्बेसडर है। अब आप किसी बैरून मुल्क पाकिस्तानी के पास बैठ जाएं और उसको आप रोना सुनने बैठे तो आप जो है वो परेशान हो जाएंगे कि ये एक मुल्क के बारे में क्या क्या राय रख रहा है। बिल्कुल ठीक है। वजह यह है कि कोई ठंडी हवा उधर से आ नहीं रही, कोई अच्छी पिक्चर हमें दिखाई नहीं जा रही, कोई हमारे साथ। अच्छा, वैसे शेख साहब, हाँ, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के कंटेक्स्ट में आप बात ठीक कर रहे होंगे, लेकिन हालात इतने भी गड़बड़ नहीं हैं जितने आप मतलब जिस तनाजुर में आप बात कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ तो ये भी होता रहा कि बहुत ज़्यादा बात की जाती रही, जो आप बात कर रहे हैं कि ताकतवर के लिए कानून और हो और गरीब आदमी के लिए और हो, तो फिर वो निज़ाम नहीं चल सकता। तो ये कानून बदलने के भी बहुत से वादे थे। बहरहाल दैट इज़ अनदर डिबेट। मैं नक्शबंदी साहब, यू हैव 1 मिनट, आपकी तरफ से क्या सजेशंस हैं? मैं एक छोटी सी बात इसमें ऐड करना चाहता हूं कि रिसेंटली कोई 3 माह से एक ओवरसीज पाकिस्तानी थे दुबई से, वो ओवरसीज कमीशन और पंजाब का और रावलपिंडी की जो इंतजामिया थी वो चक्कर लगाते रहे। 3 महीने उनको बहुत अपसेटिंग मामलात हुए, सिर्फ ये और इदारों का ऑपरेशनल न होने की वजह से, एक दखाना होने की वजह से। तो हमने हमारे प्लेटफॉर्म से हमने जो RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली साहब को रिक्वेस्ट की इस मंडे को। आप यकीन करें कि 3 दिन के अंदर उस विक्टिम को सुना गया और उसकी मदद की गई और वो हकदार था। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो इदारे हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, उनको वो पूरे तरीके से करें तो काम होता है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता। और मैं इसमें इंसाफ के हवाले से जो आपने बात की है, मैं यहाँ पे बड़े दुखी दिल से ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो जुडिशरी है उसमें जो तो किताबी इल्म है वो तो है, या जो कानून सीखा जाता है, जो हमारे खुलफाए राशिदीन और हमारे जो असलाफ हैं
ये एक दरसो तदरीस का अमल इदारों में भी होना चाहिए कि हम अपने असलाफ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है नक्शबंदी साहब, ये उस पे भी फैसला। जी बिल्कुल ठीक। मैं मलिक साहब, यू हैव 30 सेकंड सर, टाइम बिल्कुल कम है। मेरे ख्याल में हमारा निज़ाम इंसाफ, इस्लामी निज़ाम इंसाफ जो है, लंबी जजमेंट लिखने के ऊपर बिलीव नहीं रखता। पूरी दुनिया में मशहूरी थी। इसको छोटा करें, क्लियर कंसाइज करें। एक जज काफी है, एक जज सुपरवाइज करे हाई कोर्ट का और इसके ऊपर अमल करवाए, ये हो जाएगा। यूनिफाइड कंप्लेंट सिस्टम हो, एक ही शिकायत पूरी दुनिया में एक ही सेंटर में जमा हो, एक ही नंबर उसका लगे। माइंड सेट चेंज करें, लोगों का दिमाग चेंज करें। मुहर्रर, SHO, ब्यूरोक्रेसी खादमे आला की तरफ जाए ना, खादम की तरफ जाए, रादर देन वो हमारे ऊपर चौधरी बने। फोकल पर्सन जो है अदालती रिफॉर्म्स में मदद करें। और विक्टिम भी, जो शहरी हैं, वो पावर ऑफ अटर्नी देते वक्त जरा सोचे जरूर कि किसी से खाना खा लिया है तो अपनी सारी जायदाद की पावर ऑफ अटर्नी ना उसको दें। तो ये बिल्कुल ये चीजें हैं जो मद्देनजर बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, नईम नक्शबंदी साहब, असलम शेख साहब, गुलाम हुसैन अवान साहब। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाजत दीजिए।